क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ऑक्सीजन और भोजन कैसे पहुंचता है? और पौधे में जड़ों से पानी पत्तियों तक आखिर कैसे पहुंचता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। इस चैप्टर में जो है पूरा मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम परिवहन का संपूर्ण अध्याय बिल्कुल आसान भाषा में शुरुआत से लेकर अंत तक समझेंगे। एक वीडियो में आप जानेंगे मनुष्य में रक्त का परिवहन, हृदय की संरचना और उसका कार्य, रक्त वाहिकाएं, दोहरा परिसंचरण, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन और वाष्पोत्सर्जन। साथ ही आपको बताएंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले जरूरी प्रश्न। तो अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं परिवहन का संपूर्ण अध्ययन जो है इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको। तो चलिए लिख चलते हैं पीडीएफ पे और आपको जो आगे बताते हैं संपूर्ण जीरो से लेकर के अंतिम तक। चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से जिसका नाम है परिवहन। तो परिवहन चैप्टर है और ये बायोलॉजी का बात करें तो क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का जो है ये चैप्टर संख्या 3 है, यानी जो है परिवहन। तो परिवहन की बात करते यहाँ से सबसे पहले जान लेते हैं परिवहन की जो है इसका परिचय, यानी परिवहन जो है किसको कहते हैं, यानी परिवहन की परिभाषा जो है ये जान लेते हैं। तो लिख सकते हैं परिवहन की परिभाषा में जीवित प्राणियों के शरीर में विभिन्न पदार्थों तथा गैसों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। और यह कार्य शरीर के दबाव जैसे रक्त, लसिका तथा विशेषी अंग संरचनाओं द्वारा होता है, यानी विशेष संरचना जो होता है उसके द्वारा होता है परिवहन की क्रिया। जैसे मनुष्य का शरीर जो होता है एक जगह से दूसरे जगह शरीर में जो है खून जो जाता है यानी रक्त और लसिका और विशेष संरचना जो होता है इसके द्वारा जो होता है कार्य, उसी को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का सीधा मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाना, ये परिवहन के द्वारा जाता है। और ये काम जो होता है शरीर में होता है, रक्त भी परिवहन के द्वारा कार्य करता है। तो यही हो गया परिवहन। परिवहन का परिभाषा समझ गए, यानी जो है विभिन्न पदार्थों तथा गैसों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचना, ये जो है परिवहन कहलाता है। अब समझते हैं परिवहन जो इसका महत्व क्या है। परिवहन आखिर है तो इसका क्या महत्व, कुछ तो महत्व होगा तभी तो परिवहन हो रहा है। परिवहन का महत्व में सबसे पहले आ जाएगा कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी कोशिका तक जो है सभी शरीर के सभी कोशिका जो होते हैं यहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना। दूसरा है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लाना, कोशिका में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है हानिकारक उसको लाना। तीसरा है भोजन के पचे हुए पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, जितना भोजन पचे जाता है उसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये जो है परिवहन का कार्य होता है। चौथा है अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना, जितना भी हानिकारक पदार्थ है उसको कोशिका से जो है बाहर निकालना। और पांचवा है हार्मोन तथा रासायनिक संदेश का संचार करना, हार्मोन और रासायनिक संदेश जो होता है इसका संचार करना, ये भी परिवहन का ही कार्य होता है। छठा आ जाता है शरीर के तापमान तथा जल संतुलन को बनाए रखना, शरीर के जो तापमान जो होता है इसको बनाए रखता है और जल संतुलन जो होता है शरीर में इसको भी बनाए रखने का काम परिवहन का ही होता है। अब इसके बाद आ जाता है परिवहन के प्रकार। परिवहन के प्रकार, परिवहन जो होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक जंतु में परिवहन होता है जिसे जंतुओं में परिवहन कहा जाता है, और दूसरा पौधा में परिवहन होता है जिसे पौधों में परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, जंतुओं में परिवहन और पौधों में परिवहन। जंतु मतलब जीव जंतु जितना भी होता है, जानवर, मनुष्य, ये सब में जंतु में परिवहन, और पेड़ पौधा जो होता है इसमें जो होता है इसको पौधों में परिवहन कहा जाता है। अब समझते हैं सबसे पहले आखिर जंतु में परिवहन किस प्रकार से होता है। जंतुओं में परिवहन जैसे मनुष्य ये है मानव परिसंचरण तंत्र है, ये जो है इसी को कहा जाता है जंतु में परिवहन। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख सकते हैं मानव परिसंचरण तंत्र है ये। इसमें लाल रंग का दिखाई दे रहा है धमनी है और काला रंग का दिखाई दे रहा है ब्लू रंग का वो सीरा है, और ये मानव का परिसंचरण तंत्र है। तो चलिए इसमें समझते हैं हम लोग जो है जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है, फिर आगे आपको और भी बताते हैं। जंतुओं में जो परिवहन होता है, उच्च जंतुओं में परिवहन का कार्य विशेष परिवहन तंत्र द्वारा किया जाता है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं, और यह मुख्यतः निम्नलिखित भागों से मिलकर के बना होता है। परिवहन तंत्र जो होता है बहुत सारी अलग अलग रचनाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे पहला हो गया हृदय, हृदय से जिसे हार्ट कहा जाता है, HEART हार्ट। दूसरा हो गया रक्त, ब्लड जिसको कहते हैं, और
तीसरा हो गया रक्त वाहिकाएँ यानी ब्लड वेसल, ये जो है रक्त वाहिकाएँ, ये सभी मिल करके जो है परिवहन तंत्र जो होते हैं इसका निर्माण करते हैं मुख्य रूप से। और ये परिवहन जो होता है रक्त वाहिकाएँ जो होता है इसके भी 3 भाग होता है, एक धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा केशिकाएँ, ये तीनों जो है रक्त वाहिकाएँ के अंतर्गत ही आ जाता है। अब आगे चित्र में आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये जो है ये अंतःशिरा कहलाता है यहाँ पर जो है, और इसके बाद ये महाधमनी कहलाता है, और यहाँ पे हृदय कहलाता है जिसको हार्ट कहते हैं, और ये धमनी कहलाता है यहाँ पर जो है, ये काला रंग का जो ये शिरा कहलाता है, और ये जो यहाँ पे केशिकाएँ कहलाती हैं। इस प्रकार से भाग होते हैं। अब समझते हैं हम लोग जंतुओं में परिवहन की प्रक्रिया कैसे होता है, यानी किस प्रकार से परिवहन होता है जंतु में परिवहन। अब परिवहन की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि हृदय के संकुचन से रक्त धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और वहां केशिकाओं द्वारा यह रक्त के कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थ एकत्र करके शिराओं के द्वारा पुनः हृदय में वापस आ जाता है। यही क्रिया जो है परिवहन होता है, परिवहन के द्वारा यही क्रिया होता है। यानी सबसे पहले तो रक्त जो होता है हृदय तक जाता है, और हृदय से फिर जो है शरीर तक आता है, यानी पूरे शरीर से हृदय तक जाता है, और फिर हृदय से पूरे शरीर में रक्त आता है। यही जो है परिवहन होता है इसी प्रकार से। शॉर्ट में समझ सकते हैं, धमनी सदैव रक्त को हृदय से बाहर की ओर ले जाती है, और शिरा हमेशा जो है सदैव रक्त को हृदय की ओर ले जाता है, यानी पूरे शरीर से हृदय तक लाने का कार्य करता है शिरा, और हृदय से पूरे शरीर में जो लेके जाता है फिर से वो कार्य करता है धमनी जो होता है। अब यहाँ पर आ जाता है मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो है मानव का परिसंचरण तंत्र ये है, देख सकते हैं जो भी आपको दिखाए, धमनी, शिरा, हृदय, केशिकाएँ इस प्रकार से है। दूसरा चित्र है ये। अब यहाँ से देखते हैं, लिख सकते हैं कि मानव शरीर में रक्त का संचार हृदय तथा रक्त वाहिनियों के माध्यम से होता है। इस तंत्र को ही मानव परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जो कि ये है परिसंचरण तंत्र। अब मानव परिसंचरण तंत्र की संरचना किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर है मानव परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर भी बताइए आपको, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ में धमनी, शिरा, केशिकाएँ आ जाता है, ये सब हो गया। अब हृदय क्या है, रक्त क्या है, रक्त वाहिनियाँ क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र भी आप लोग याद रखना है, चित्र यहाँ पे दिया गया है रक्त परिसंचरण तंत्र का। सबसे पहले आता है हृदय। हृदय जो होता है यह एक मांसल शंकु के आकार का अंग होता है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं शंकु के आकार का अंग होता है, जो वक्ष गुहा में थोड़ा बाई ओर स्थित होता है। वक्ष गुहा में देख सकते हैं, ये वक्ष गुहा में थोड़ा बाई ओर इस तरफ जो है स्थित रहते हैं। और हृदय 4 कक्षों में विभाजित रहता है। हृदय जो होता है ये 4 भाग में बटे रहता है। हृदय जो होता है ये 4 भागों में बटे रहता है हृदय, इस प्रकार से दयालीन, बायालीन, दायानिलय, बायानिलय, ये 4 भागों में ये बटा होता है। दायालीन, दायनिलय, बायालीन और बायनिलय, ये 4 भागों में बटे होते हैं। यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय जो होता है रक्त को पंप करने का कार्य करता है, इस प्रकार से जो है यानी संकुचन जो करता है। अब जानते हैं रक्त यानी जो है ब्लड के बारे में। रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है, जो लाल रंग का होता है रक्त जो होता है। और इसके मुख्य घटक जो होते हैं ये प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे WBC कहा जाता है, और लाल रक्त कणिकाएं को RBC कहा जाता है, और प्लेटलेट्स, ये सब जो होते हैं इसके मुख्य घटक। और यह शरीर को यानी रक्त जो होता है शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन इत्यादि पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी लाता है। अब इसके बाद आ जाता है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ में बात करें तो रक्त वाहिनियाँ में यानी ब्लड वेसल्स में ये नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा रक्त का संचार होता है। और ये 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। रक्त वाहिनियाँ जो होता है 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ। धमनियाँ जो होता है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, धमनियाँ कहलाती हैं। और जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है वो शिराएँ कहलाती हैं। और जो धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती है तथा ऊतकों में पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं, वही जो है केशिकाएँ कहलाती हैं। ये हो गया धमनी और शिरा। धमनी याद रख सकते हैं, धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, शिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये हो गया इसका मेन पॉइंट।
अब यहाँ से आता है परिसंचरण जो होता है इसके प्रकार। परिसंचरण जो होता है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण 2 प्रकार से होता है। पहला है पल्मोनरी, जिसे फुफ्फुसिया कहते हैं, फुफ्फुसिया परिसंचरण। यह हृदय और फेफड़ा के बीच होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ा में जाता है और शुद्ध रक्त फेफड़ा से हृदय में लौटता है। दूसरा आ जाता है प्रणालिक परिसंचरण। यह हृदय और शरीर के अन्य भागों के बीच होता है, जिसमें शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों तक जाता है और अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लौटता है। ये हो गया परिसंचरण के प्रकार में बात करें तो। अब आ जाता है यहाँ से मानव हृदय जो होता है, हृदय की संरचना। हृदय की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में, मानव हृदय के बारे में। यानी हृदय मानव शरीर का एक मांसल पोकल यानी खोखला तथा शंक्वाकार अंग होता है और यह छाती के वक्ष में फेफड़ा के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ये जो हृदय जो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं हृदय का चित्र है। यहाँ पे ये हृदय का चित्र इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो एक पेपर पे जो हम इसका चित्र भी बनाने के लिए आपको बता देंगे, अगर कमेंट करेंगे तो ही, अन्यथा ये आप लोग देख करके बना सकते हैं। हृदय की संरचना बात करते हैं, हृदय जो होता है 4 कक्षों से मिलकर के बना होता है। 2 अलिंद यानी ऊपरी कक्ष और 2 निलय निचली कक्ष। ये दोनों अलिंद जो होता है ऊपर में, ये दायां अलिंद बायां अलिंद, और ये नीचा कक्ष जो होता है निलय, दायां निलय और बायां निलय कहलाता है। हृदय की बाहरी सतह एक पतली झिल्ली द्वारा ढकी होती है। इसका बाहरी सतह जो होता है एक झिल्ली द्वारा ढकी होती है, चारों बगल से जो होता है एक झिल्ली द्वारा ढका होता है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, हृदय की दीवार 3 परतों से बनी होती है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एडोकार्डियम। यानी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एडोकार्डियम, ये 3 परत से जो होता है बना होता है, यानी ये जो है बना होता है हृदय। अगला पॉइंट है, हृदय में लगे कपाट रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। इसमें जो कपाट होता है केवल एक ही दिशा में, अगर यहाँ से आ रहा है तो एक ही दिशा में आता है और यहाँ से अगर जा रहा है तो एक ही दिशा में आ रहा है। इस प्रकार से एक दिशीय होता है यहाँ पर जो है। अगला पॉइंट है, हृदय में अपनी गति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे स्वचालन या स्वफूलता कहते हैं, स्वचालन कहते हैं। अगला पॉइंट है, हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों द्वारा प्राप्त होता है, जिन्हें कोरोनरी धमनियाँ कहते हैं। यानी हृदय को जो है रक्त जो होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है रक्त धमनी द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ से जान लेते हैं हृदय के कक्ष। ये तो आप लोग चित्र भी देख लिए होंगे। अब यहाँ से आता है हृदय के 4 कक्ष होते हैं। हृदय के 4 कक्ष, दायां अलिंद जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और दायां निलय जो होता है ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ा की ओर भेजता है। और जैसे अभी बताएंगे आपको, बायां अलिंद जो है फेफड़ा से शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और बायां निलय जो होता है ये शुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दायां अलिंद जो है ये अशुद्ध रक्त को ग्रहण किया और यहाँ से दायां नीला जो है, यहाँ से दायां नीला क्या करता है, पंप करके हृदय तक भेजता है। हृदय तक गया, हृदय तक जाने के बाद हृदय में क्या कहते हैं जी, फेफड़ा तक गया, फेफड़ा में शुद्ध होता है रक्त मिलने के बाद ऑक्सीजन से, और शुद्ध होने के बाद ये आता है बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से बायां नीला में जैसे गया तो बायां नीला जब पंप करता है इसको पूरे शरीर में भेजता है। इस प्रकार से कार्य होता है। अब समझते हैं हृदय जो है इसके प्रमुख कपाट जो होता है। कपाट जो होता है इसमें पहला आ जाता है ट्राइकस पीठ कपाट जो दायां अलिंद और दायां नीला के बीच होता है। दूसरा पल्मोनरी कपाट जो दायां नीला और पल्मोनरी धमनी के बीच होता है। तीसरा है बाइक्सपीड या माइट्रल कपाट जिसे जो बायां अलिंद और दायां नीला के बीच होता है। चौथा है एओर्टिक कपाट जो बायां नीला और महाधमनी के बीच होता है। अब हृदय जो होता है इसका परत भी है। हृदय जो होता है एक परत का नाम है एपिकार्डियम, दूसरा जो बाहरी सुरक्षा परत कहलाता है। दूसरा है मायोकार्डियम जो मांसपेशी परत जो हृदय के संकुचन में सहायक होती है। और तीसरा है एडोकार्डियम जो आंतरिक चिकनी परत होता है जो रक्त के संपर्क में रहती है। इस प्रकार से अब इसके बाद आ जाता है रक्त जो है रक्त तथा रक्तवाहिकाएं क्या सब है। रक्त और रक्तवाहिकाएं की बात करें तो रक्त का संरचना चित्र इस प्रकार से होता है जो कि रक्त प्लाज्मा कहलाता है। ये भाग जो 55% प्लाज्मा पाया जाता है और ये बीच वाला भाग जो है श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाता है, 1% पाया जाता है लगभग में प्लेटलेट्स जो होता है। और नीचे वाला लाल रक्त कणिकाएं जो 44% पाया जाता है। इस प्रकार से रक्त का संरचना होता है।
अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं रक्त तथा रक्त वाहिकाएं। रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में परिसंचरण करता है और यह हृदय से पंप होकर धमनियाँ, शिराओं तथा केशिकाओं के द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुँचता है। अब रक्त जो होता है इसके बारे में समझिए। रक्त के बारे में, रक्त लाल रंग का होता है और यह वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। रक्त 2 मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है, एक प्लाज्मा, एक कनिकाएं। यानी रक्त प्लाज्मा जो होता है और दूसरा रक्त कनिकाएं, ये मिलकर के बना होता है। अब रक्त प्लाज्मा क्या है इसको बारे में इसको पहले समझ लेते हैं, फिर रक्त कनिकाएं को भी समझेंगे। रक्त प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का पीला रंग का द्रव भाग है। यह रक्त की कुल मात्रा का लगभग 55% भाग होता है और इसमें मुख्यतः 90 से 92% जल होता है तथा इसके अतिरिक्त जो है प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, यूरिया इत्यादि जो है धुले रहते हैं और यह पोषक तत्वों, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। अब दूसरा आ जाता है रक्त कनिकाएं। रक्त कनिकाएं जो होता है ये प्लाज्मा का लगभग 45% होता है। ये 3 प्रकार का होता है रक्त कनिकाएं। लाल रक्त कनिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्त कनिकाएं यानी आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है। यहाँ आप देख सकते हैं धमनी का भाग है, ये केशिकाएं का भाग है और शिरा का भाग है। इस प्रकार से देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब लाल रक्त जो कनिकाएं होते हैं आरबीसी, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ा तक लाता है। और इनके आयु की बात करें तो 120 दिन होता है आरबीसी का आयु जो होता है। अब इसके बाद आ जाता है श्वेत रक्त कनिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है या ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की अपेक्षा बहुत कम होती है और ये शरीर को रोगों से बचाने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी का आयु जो होता है कुछ ही घंटों से लेकर के कई दिनों तक हो सकती है, कुछ घंटों से लेकर के कई दिनों तक हो सकती हैं ये डब्ल्यूबीसी का। तीसरा आ जाता है प्लेटलेट्स जिसे रक्त धिग्नकाई कहा जाता है। ये सबसे छोटी कनिकाएं होती है, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है तथा रक्त स्तर को रोकती है और इनकी आयु 5 से 6 दिन होती है। प्लेटलेट्स की आयु जो होता है 5 से 6 दिन होती है। धमनी, केशिकाएं और शिरा के बारे में पहले जान लेते हैं। धमनी जो होता है ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों की ओर ले जाती है। इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती है तथा इनमें रक्त उच्च दाब से प्रभावित होता है। दूसरा आता है केशिकाएं। केशिकाएं जो होता है ये अत्यंत सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती है और इन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। अब आ जाता है शिरा। शिरा जो होता है ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय की ओर लाती है और इनकी दीवारें पतली होती है तथा इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को एक दिशा में प्रभावित होने देते हैं। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन भी पूछता है रक्त के क्या कार्य है, रक्त के कार्य को लिखें। तो लिख सकते हैं रक्त का पहला कार्य होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन इत्यादि का परिवहन करना। दूसरा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों जैसे वृक्क, फेफड़ा, त्वचा तक पहुंचाना। तीसरा होता है शरीर का तापमान तथा पीएच संतुलित रखना और चौथा हो जाता है रोग से सुरक्षा प्रदान करना तथा रक्त स्तर को रोकना। ये रक्त का ही कार्य होता है। अब यहाँ से आता है परिवहन चैप्टर का ही अगला भाग, पौधा में परिवहन। यानी पौधा जो होता है इसमें परिवहन किस प्रकार से होता है। एक पौधा का यहाँ पे चित्र है, देख सकते हैं। पौधा फ्लोएम तथा भोजन का परिवहन करते हैं। फ्लोएम जो होता है फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है और दूसरा होता है जो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है। पौधा में देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र के द्वारा, ये पौधा हरा पौधा है, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है यहाँ पर जो होता है। दूसरा ये पत्ती जो होता है इसका अलग भाग को बात करें तो इसको सीव ट्यूब से भी कहा जाता है इसको। और भोजन का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है। इसमें ऊपर भी होता है और नीचे में नहीं है, ऊपर नीचे की तरफ भी दिशा में होता है भोजन और ऊपर की तरफ भी होता है, चारों तरफ होता है, ये याद रख सकते हैं। भोजन का भंडारण या उपयोग जो होता है जड़ें, तना, फल तथा बीज इत्यादि हर एक जगह पे, जड़ में भी, तना में भी, पत्ती में, हर जगह भी भोजन का भंडारण किया जाता है। अब समझते हैं पहले पौधों में परिवहन। पौधा में जो परिवहन होता है, पौधों में जल, खनिज लवण तथा भोजन तथा अन्य पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक विशेष ऊतक की सहायता से पहुंचाए जाते हैं। और पौधों में परिवहन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक जाइलम जिसके द्वारा जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है। दूसरा फ्लोएम जिसके द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। अब जाइलम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछता है।
सबसे पहले जाइलम जानते हैं। जाइलम जो होता है यह मुख्यतः जल तथा घुले हुए खनिज लवणों को जड़ से तना एवं पत्तियों तक पहुंचाता है और यह शरीर मुख्यतः यह परिवहन मुख्यतः ऊपर की ओर होता है। जल वाला जो होता है ऊपर की तरफ ही सिर्फ होता है ये एक दृश्य। दूसरा पॉइंट, जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसके प्रमुख घटक ट्रेकिडर्स वेसल्स होते हैं। जाइलम फाइबर तथा जाइलम पेरेन्काइमा होता है। इसके बाद आता है जल का परिवहन। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, जो जड़ के रोमर से अवशोषण होकर के होता है। ये यहाँ से जो होता है। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर तक पहुंचाता है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इसके प्रमुख घटक सीव ट्यूब्स, कंपेनियम सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर होता है। भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में संभव होता है, यानी बहुउद्देशीय होता है, ये याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट होता है यहाँ पे पौधे में परिवहन के मुख्य बिंदु, किसको हम लोग लास्ट में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब आता है यहाँ पे पौधा में परिवहन का चित्र यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं पौधा में जो परिवहन होता है। जाइलम द्वारा जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है यहाँ पे, जो कि ये पौधा है और इसमें जाइलम वाहिकाएं इस प्रकार से पाया जाता है, देख सकते हैं। जल तथा खनिज लवण को ऊपर की ओर ऊपर की तरफ इसमें परिवहन किया जाता है। पत्तियों तक जल की आपूर्ति पहुँचाता है, यानी पत्ती तक इसको पहुँचाता है इस प्रकार से। और तना के माध्यम से ऊर्ध्वगामी परिवहन होता है, यानी जो है इस पौधा के तना जो होता है इसी के माध्यम से ऊपर की तरफ जाता है जल जो होता है। जड़ों से पत्तियों तक जाइलम द्वारा परिवहन जो होता है जल का होता है, जाइलम द्वारा। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं यहीं पे फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन अभी बताए थे, नीचे की तरफ भी होता है और ऊपर की तरफ होता है, जो भोजन यहाँ पर बनता है पत्ती में। और यहाँ पर देख सकते हैं पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है भोजन में। और पौधों में परिवहन के मुख्य बिंदु देख सकते हैं, पहला है जाइलम द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन एक दिशा यानी जड़ से ऊपर की ओर में होता है, और फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं यानी ऊपर नीचे में होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है जाइलम में जल के ऊपर की ओर जाने में जो सहायक होता है, वाष्पोत्सर्जन वहाँ पर मदद करता है। चौथा है जाइलम पौधे को सहारा भी प्रदान करता है, जबकि फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में भोजन का वितरण करता है। निष्कर्ष निकलता है इन चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद कि पौधा में परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम नामक विशेष ऊतक द्वारा होता है, और जाइलम जल तथा खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्ती में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर, चौथा चैप्टर जो है जिसका नाम है उत्सर्जन, इस चैप्टर को संपूर्ण जानेंगे। और इस वीडियो में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पौधा में परिवहन, जंतु में परिवहन किस प्रकार से होता है, पूरा कंप्लीट आपको निचोड़ बता दिए हैं। इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ जो है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास 10 का संपूर्ण सभी सब्जेक्ट का जो है कवर किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के इसका चौथा चैप्टर का। जय हिंद।